गुजारा हो जाएगा। अगर क्वालिफाइड आलिम है, आप उनकी खिदमत कीजिए, 4000 5000 से बात कीजिए, बस एक अधिकारी है वो अधिकारी है, आप उसकी भरपूर हिमायत कीजिए, अच्छी तनख्वाह दीजिए और फिर उनसे आप रोशनी में आने की कोशिश कीजिए। बात बात के लिए उनसे सवाल कीजिए। अगर वो क्वालिफाइड है तो आपको सही जवाब देगा, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो हम आप अपनी तलाश में हैं। मेरा कोई रहनुमा नहीं है, हम आप अपनी तलाश में हैं, हमारा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राम मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है, वो क्या बताएंगे राम मुझको, वो क्या बताएंगे राम मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है। बहरहाल स्कूल की सेवाएं, स्कूल की खिदमत आपके सामने है। ये बच्चियां नहीं हुई बच्चियां, जिसके लिए ये कहा जाता है, मुझे कभी कभी जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो कहते छोड़ी को मैंने कहीं पढ़ाना है, वो तो ससुराल जैसे। मैं कहा करता हूँ मेरी माँ बहनों, आप उसको पढ़ाओ, ये बच्चियां ससुराल में चली जाएगी और उसको वहाँ तकलीफ हुई तो आपके पास फोन आएगा, माँ हमारा ससुराल तो चौखट। हालांकि उसकी आदत व अतवार गलत है, तरीके गलत थे, उसकी वजह से ससुराल में उसकी इज्जत नहीं कर सकती। अगर ये पढ़ी लिखी होगी ससुराल को जन्नत में, पढ़ी लिखी नहीं होगी ससुराल को दोज़ख में देगी। इसलिए आप सभी से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी माँ बहनों से, क्या मैं फिर कहता हूँ एक रोटी कम खा लेना और अपनी जरूरियात को कम कर लेना, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए, आपको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपने आप को रुखसत होता हूँ। मेरी 2-3 प्रोग्राम और बाकी हैं जो बच्ची आ रही है, और मैं अपनी मेम साहिबान जो रात दिन मेरे आदेश के ऊपर ये समझिए कि नाचती रहती है बेचारियाँ, अभी भी देखिए आदेश है, खड़ी है ड्यूटी पर, काम करती रहती है। मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआएं भी करता हूँ, ये छोटी छोटी तनख्वाह पर काम कर रही है, ये जहाँ कहीं भी कंपटीशन फाइट करे, अल्लाह इसको कामयाबी अता करे। और लास्ट में हमारी मोहतरमा महबूबा साहिबा चेयरमैन वक्फ बोर्ड लेट से आई हैं, आप एक बार में हमारे पहले भी आते हैं, मैं आपका तो शुक्रिया अदा करता ही हूँ। आपने जो है एक मरतबा जो स्पीच किया क्लासों को देखने के बाद, इनकी जो बोल थी मैं उसको आपको सामने पेश करता हूँ। इन्होंने कहा पूरे राजस्थान के मदरसों को मैं अल मदनी स्कूल को आइडियल बनाऊंगा, आइडियल बनाकर के लिए मेरे करते। इन्होंने अपनी नजरों से स्कूल को देखा है और हर तरह से इन्होंने कहा कि मैं जुड़ी हुई रहूंगी और जहाँ कहीं भी हमारी खिदमत की जरूरत पेश आएगी मैं खिदमत करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आप पहले भी आ चुकी हैं, आप फिर आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी बुलाऊँ तो आप लोग आते हो, हमारा यकीन बिल्ला तो आपको जवाने नम मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की कारकर्दगी, स्कूल की रिपोर्ट तफसील से आपके साथ देंगे। लीजिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अल मदनी स्कूल इत्तेहादुल कुरैशिस्तान के जेर सरपरस्ती में चलाई जा रही है और व्यापारी कौम मौला फतेहपुरिया काजीवाड़ा तमाम लोग इस स्कूल के बानी हैं, इस स्कूल के खैरख्वाह हैं, चलाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये पूरे कौम का, पूरे समाज का स्कूल है। लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर, कौम के अंदर हमारे कुछ मुखलिस हजरात जिनकी सरपरस्ती, जिनका ताउन, जिनका सहयोग, जिनकी फिक्र शुरू से लेकर के आखिर तक हमारे साथ बनी रहती है, जब भी कोई मुश्किलात दरपेश आती है या कई हालात से दो चार होना पड़ता है तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी स्कूल के बहैसियत सरपरस्त के अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो आसाम रहे, मुंबई रहे या जयपुर रहे, कहीं भी रहे। जब भी स्कूल से ताल्लुक से कोई बात होती है या कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो इंशाल्लाह वो पेश रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपके सामने हमारे वो सरपरस्त साहिबान जो हैं, मैं हमारे आए हुए मेहमानान से उनके हाथों के जरिए से उनका एजाज, उनकी गुलपोशी होनी चाहिए।
लगना चाहिए कि कुछ लोग हैं इस कौम के अंदर जो फिक्रमंद हैं, सारे लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अखलाकी फर्जी बनती है। मकबूल हाजी हनीफ साहब को अपने दस्ते मुबारक से गोलपोशी की रस्म अदा करते हुए आप उनका खैर मकदम करेंगे। जनाब फजलुर रहमान साहब, हाजी मकबूल हाजी हनीफ साहब को आप मोमेंटो पेश करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। आप मोहतरमा, आज के प्रोग्राम की खास रौनक मोहतरमा मेहरून टाक साहब से भी मैं मोहतबाना गुजारिश करूंगा आप भी ठीक तशरीफ लाएं और हाजी मोहम्मद रफीक हाजी इब्राहिम साहब का मोमेंटो पेश करेंगे। मोहतरमा मेहरून टाक साहिबा, मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने दस्ते मुबारक से मोमेंटो पेश करें जनाब हाजी मोहम्मद रफीक हाजी इब्राहिम साहब को। मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा, पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार और आल इंडिया जमात कुरैश की अध्यक्ष हैं, महिला विंग की, आप भी तशरीफ लाएं। मोहतरमा नसीम साहिबा, आप भी अपने दस्ते मुबारक से हाजी अकरम अली मोहम्मद हुसैन साहब को आप मोमेंटो पेश करें। मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा, हाजी अकरम अली मोहम्मद हुसैन साहब को अपने दस्ते मुबारक से मोमेंटो पेश करें। हमारे बीच हमारे मुअज़्ज़ज़ झुंझुनू के नगर परिषद के सभापति श्री सुदेश अलावा से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं स्टेज पे। श्री सुदेश अलावा साहब, आप नगर परिषद झुंझुनू के सभापति हैं, आप हाजी मोहम्मद हनीफ सुभान साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे और अपने हाथ से ही उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे। श्री सुदेश अहलावत सभापति नगर परिषद झुंझुनू हाजी हनीफ साहब को। हमारे मुअज़्ज़ज़ जिन पे पूरी कौम को समाज को नाज है, फख्र है, आप मोहतरम जनाब अशफाक हुसैन साहब IAS से भी मैं निहायती अदब के साथ में गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं स्टेज पे। आप हाजी मोहम्मद शफी गनी साहब को अपने दस्ते मुबारक से माला पहनाएं, गुलपोशी करें आप उनकी। जनाब अशफाक हुसैन साहब IAS, हाजी मोहम्मद शफी साहब को माला पहनाएंगे आप। हाजी जी हाजी अनवर हाजी अब्दुल करीम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं जी। हमारे बीच हमारे मुअज़्ज़ज़ हाजी मकबूल मंडेलिया साहब से निहायती अदब के साथ में गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने दस्ते मुबारक से हाजी अब्दुल मजीद अब्दुल रहीम दानका, आप हमारे स्कूल के तमाम लोग सरपरस्त हैं, आप इनका माला पहना करके गुलपोशी की रस्म अदा करके इनका हौसला अफजाई करें। जनाब हाजी मकबूल मंडेलिया हाजी अब्दुल मजीद साहब को माला पहनाएंगे। मैं हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो तालीम के मामले में पूरे जिले के सरबराह हैं, बहैसियत जिला शिक्षा अधिकारी के अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं उनका निहायती दिल की गहराई से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हम उनको याद करते हैं तो आप तशरीफ लाते हैं। मेरी मुराद जनाब इजहार अहमद साहब शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ लाएंगे। जनाब इजहार अहमद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, आप अपने दस्ते मुबारक से हमारे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर A.से जवार सीनियर मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट BD हॉस्पिटल का आप माल्यार्पण कर और मोमेंटो पेश करेंगे। जनाब इजहार अहमद साहब। अब मैं तशरीफ फरमा हमारे बीच निज़ाम कुरैशी पूर्व मंत्री प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मैं आपको भी दावत दे रहा हूं जी। हाजी मोहम्मद हुसैन साहब जो हमारे बीच हैं, आप उनका जो है माल्यार्पण कर उनका खैर करेंगे। जनाब निज़ाम कुरैशी साहब। शुक्रिया। ये हजरात, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला इनकी सेहत में, इनके माल और दौलत में, इनकी तंदुरुस्ती में इजाफा करे और ये हमें हमारी अपनी रहबरी से, अपने तजुर्बात से इस स्कूल को, इस कौम को रोशनी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाप बनने वाले थे और रशी अम्मा माँ, तो आगे देखिए जैनुल आबिदीन इंतजार
रहे हैं। देखिए अब्दुल कलाम और ये उनके दोस्त, ये दोनों स्कूल जाते हैं। ये देखिए अब्दुल कलाम और उनके दोस्त स्कूल जाते हुए। उनके दोस्त का नाम रामानंद शास्त्री था। एक बार स्कूल में एक नया अध्यापक आए। उस दिन देखते हैं क्या हुआ। Sit down. सबसे पहले मैं आप सबको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रामचंद्र है और आज से मैं आप सबको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब आप लोग अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आप खड़े होइए, अपना नाम बताइए। बैठिए। अब आप खड़े होइए, अपना नाम बताइए। बैठिए। अरे बेटा, आपने अपना नाम क्या बताया था? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ? ये नहीं हो सकता। बेटा आप खड़े और पीछे जाके देखिए। मैंने कहा ना, पीछे जाके देखो। जब शिक्षक ने अब्दुल कलाम को पीछे बैठने को कहा तब उन्हें बहुत बुरा लगा। साथ में उनके दोस्त को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने घर जाकर सारी बात अपने माँ बाप को बताई। अब माँ बाप स्कूल में आते हैं। टीचर कहाँ है जिसने हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव किया है? अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी के टीचर कौन है? जी मैं ही हूँ। तो आप हैं वो टीचर जिसने हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव किया है। आप एक शिक्षक होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हो? इन छोटे छोटे बच्चों के दिलों में हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव की भावनाएं बढ़ते हो। आपको ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आप ऐसा क्यों करते हो? ये तो बच्चे हैं, ये भी तो खुदा के बनाए हुए बंदे हैं। इनका भी तो लहू का रंग लाल ही होता है। आप हिंदू और मुस्लिम में कैसे भेदभाव कर सकते हो? ये भी तो समान होते हैं, ये भी तो अल्लाह के बनाए बंदे होते हैं। ये तो हमारी सोच होती है कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होते हैं। दोनों को काट के देखा तो खून का रंग लाल ही होता है। और आप तो इतने पढ़े लिखे होकर हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करते हो। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है आप इसे हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करेंगे। जी, आगे से ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब अब्दुल कलाम और बड़े हो गए। ये देखिए अब्दुल कलाम, जब वे अपने आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर गए तब वहाँ उन्होंने अपने भाई के लिए अखबार बेचे। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अखबार ले लीजिए। अरे भाई साहब, हमें भी दीजिए अखबार। ये लीजिए बहन जी। ये लो आपके पैसे।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अखबार ले लीजिए, अखबार ले लीजिए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर है, हमें भी दीजिए अखबार। ये लीजिए भाई साहब, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अब्दुल कलाम अब और बड़े हो गए। ये देखिए अब्दुल कलाम, वे बड़े हो रहे थे और ऊंचाइयों को छूने के काबिल बन रहे थे और वे ग्रेजुएट हो गए। अब किस्सा उस वक्त का है जब वे बेंगलुरु इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तुम जाए तो एक पेन लेके आओ। ये देखो कलाम कैसा है। ये प्रोजेक्ट सही रहेगा, इसी का मॉडल हमें बनाना है। अब्दुल कलाम अपने साथियों से पूछताछ करते हैं और जब कुछ खास हाथ नहीं लगता तब तैयारी शुरू कर देते हैं। ये देखो हमारा विमान बनकर तैयार हो गया। हम इसका नाम नंदी रखेंगे। क्या नंदी? ये अच्छा है ना? हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। ए परवरदिगार, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारा विमान बनकर तैयार हो गया। इसको ले जाना पड़ेगा। इस मशीन के तैयार हो जाने के बाद अब्दुल कलाम को इंडियन सोसाइटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ये इंटरव्यू रॉकेट इंजीनियर पद के लिए था और उनका इंटरव्यू डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिया और उनका रॉकेट इंजीनियर पद के लिए चयन हुआ। अब अब्दुल कलाम और बड़े हो गए। ये देखिए अब्दुल कलाम, जब उनको मिसाइल बनाने का काम सौंपा गया तब उनकी शादी भी होनी थी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। हेलो बेटा कलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। बेटा तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, इसलिए तुम्हें आना होगा। क्या मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। नहीं, तुम्हें आना ही होगा। नहीं, अभी मुझे अपने देश के लिए मिसाइल तैयार करनी है। जिस लड़की से तुम्हारी शादी, उस लड़की के बारे में भी सोचो। उस लड़की की शादी तो किसी और से भी हो सकती है, लेकिन अभी मुझे अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना है, मिसाइल की तैयारी करनी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब्दुल कलाम मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये देखो हमारा मिसाइल बनकर तैयार हो गया है। ये परवरदिगार आपका लाख लाख शुक्र है जो हमारा मिसाइल बनकर इतनी जल्दी तैयार हो गया है। इस मिसाइल से हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। जब कभी भी कलाम जी के सामने कोई समस्या आती थी तो वे अपनी स्कूल की कविता याद करते। जरा ध्यान से सुनने का। क्यों है चिंतित सहमा डरा उदास का पुरुष, अभी कहाँ आया है अवसर, अभी कहाँ खोया है कुछ भी। अब अब्दुल कलाम और बड़े हो गए। ये देखिए अब्दुल कलाम, जब वे राष्ट्रपति के पद पर थे तब वे बगड़ भी आए और उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और क्या कहा वो देखिए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, आज मुझे आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। शेखावाटी की धरती वीरों की, उद्योगपतियों की धरती है। यहाँ अनेक पिलानी जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान है। बच्चों, आज मैं बगड़ आकर बहुत खुश हुआ।
यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। बच्चों, मैं आज आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। सब लोग कहते हैं कि क्लास में आगे की सीट पर बैठा बच्चा इंटेलिजेंट होता है, मगर मैं कहता हूँ कि आपको सबसे प्रतिभाशाली बालक पीछे की सीट पर ही मिलेगा। मेरे गुरुजी भी मुझे पहले पीछे की सीट पर ही बिठाया करते थे। हो सकता है कि आगे की सीट पर बैठा बच्चा पढ़ाकू हो, लेकिन पीछे की सीट पर बैठा बालक ऑलराउंडर होगा। उसे जरूरत होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे मार्गदर्शन की, जैसा कि मुझे मिला है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जीत हमेशा मेहनत की होती है, जीत हमेशा मेहनत की होती है, किस्मत की नहीं, किस्मत की नहीं। सफलता परिश्रम को मिलती है, सफलता परिश्रम को मिलती है, तमन्ना को नहीं, अल्लाह को। और इसी तरह ही एपीजे अब्दुल कलाम शिलोंग में बच्चों को संबोधित कर रहे थे कि अचानक उनको हार्ट अटैक आया और एक महान पुरुष इस दुनिया से चले गए। और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया और उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी दी गई। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने भाई के लिए घर भी बेचे। वो कहते थे ना, मेरे दादा फकीर और मेरे पिता जैनुल आबिदीन की कलाम से ही पीढ़ी खत्म होगी। एपीजे अब्दुल कलाम को अपने जीवन में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और वो कहते थे कि मेरा कोई परिवार नहीं, कोई बेटा बेटी नहीं, मैं इस महान कुंड में खोदा गया एक कुआं हूँ। देखो बहुत बच्चे किसने पानी मुझमें जो भरा परवरदिगार का। और फिर आखिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम का इंतकाल हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने देश के लिए कभी शादी भी नहीं की, कभी अपने वंश के बारे में नहीं सोचा ये कि कैसे इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए। और उनका इंतकाल हुआ जहाँ हुआ, जैसे हुआ, वो भी सबके लिए यादगार रहेगा। थैंक यू। आए हैं हम यहाँ पर बेटा सना आपको स्कूल नहीं जाना है, चलो स्कूल के लिए तैयार करती हूँ।
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। घर के सामने हंसता गया है, अपना छोड़ कर बसता गया है, प्रीत कैसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो, माथा चूमने वाला लहू था, जिसने ख्वाब को भी खो दिया था, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना तू है मालिक मेरा या इलाही, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, मैं हूँ बंदी तेरी सबसे वाला या इलाही, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ी हूँ सब पे खड़ी हूँ सवाली, तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला, तूने तेरे दर पे खड़ी हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवाली, मैं हूँ बंदी तेरी, तू है मालिक मेरा या इलाही, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवाली, तेरे दर पे गदागर हूँ गालिब, तेरा अदन सनागर हूँ गालिब, तेरे दर पे गदागर हूँ गालिब, तेरा अदन सनागर हूँ गालिब, मुझको तू या खुदा सीधी राह पर चला या इलाही, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, मैं हूँ बंदी तेरी, तू है मालिक मेरा या इलाही, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवाली। अल्लाह हाफिज। सामने पेश की जा चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर हमने कहीं मिस किया है तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, बड़ों का काम माफ करना होता है, बच्चों की गलतियों को सुधारना होता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे स्कूल में आप तशरीफ लाइए, विजिट कीजिए, तरक्की की राह बताइए, आपका
क्योंकि बहुत वक्त लिया हमने आपका, कोई मुंतजिर घर पे है आपका। मोहब्बत से जो कुछ सुना आपने, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए, स्कूल के जो कार्यक्रम थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब मैं इन बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे उन कार्यक्रम से प्रसन्न होकर हमारे बीच हमारे मेहमानान जो तशरीफ लाए हुए झुंझुनू शहर से, फतेहपुर से, सीकर से, तो उन्होंने इन बच्चों के लिए जनाब अहमद भाई ने 200 रुपये दिए हैं, जनाब खुशी मोहम्मद मर्सी सर ने 1000 रुपये दिए हैं, जनाब खादिम खान खोकर तो मुमताज़ अली भाटी साहब ने 500 रुपये दिए हैं, जनाब जाफर हुसैन कुरैशी ने 1000 रुपये दिए हैं, जनाब हादी यासीन कबाड़ी ने 1000 रुपये दिए हैं, अब्दुल सत्तार राय ने 500 रुपये दिए हैं, उमेद मोहम्मद यूसुफ ने 500 रुपये दिए हैं, मुस्तफ़ा सनम अब्दुल रहीम डानका ने 500 रुपये और दिए हैं, और इसके अलावा अब्दुल करीम ताज साहब ने बच्ची नाहिदा को 200 रुपये दिए हैं। और हमारे बीच से श्री राजपाल सिंह फोगाट प्रदेश अध्यक्ष है, गौरव सेनानी संघ राजस्थान के अध्यक्ष हैं, आपने भी 1000 रुपये दिए हैं। और गुलाम कादर रहमतुल्लाह पीरूपोता ने भी इन बच्चियों के प्रोग्राम को देख करके 1000 रुपये उन्होंने पेश किए हैं। जी अशफाक साहब। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आज ये प्रोग्राम देख के मैं एक ही वर्ड यूज करना चाहूँगा, वो है टर्न अराउंड। आप लोगों ने अभी करीब 2.5 घंटे यहाँ जो कुछ देखा वो कितना एक रिवोल्यूशनरी चेंज सिर्फ एजुकेशन से इन बच्चियों में आया है। आप लोगों ने इसको देखा। मैं झुंझुनू पहले एक प्रोग्राम में आया था, तब इन बच्चियों ने भी उसमें शिरकत की थी। तब मैंने मेरी ये इच्छा जाहिर की थी कि इस स्कूल के किसी प्रोग्राम में मैं भी हाजिर होना चाहूँगा और इनका प्रोग्राम देखना चाहूँगा। और आज आप सब लोगों ने देखा कि इन बच्चियों ने एजुकेशन तालीम हासिल करके जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ज़िंदगी का, जो एक नज़रिया है, उसको कितना जल्दी इन्होंने बदलने में कामयाबी हासिल की। मैं इस बात के लिए स्कूल के मोहतमिम को और जो टीचर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम पीरियड में सिर्फ 5 साल स्कूल को शुरू हुए हैं, यहाँ इन्होंने 10th तक स्कूल को पहुँचा भी दिया और बच्चों का जो स्टैंडर्ड है वो सब आपने देखा है। तो एक बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा, जिसको हम लोग हमेशा यही बात करते रहते हैं कि शिक्षा से बदलाव आ सकता है, लाइफ की क्वालिटी में चेंज आ सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है, मैं पिछले करीब 32 साल से प्रशासनिक सेवा में हूँ और उसमें तरह तरह के तबकों से, लोगों से मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, उनकी स्कीमें लागू करने का भी मौका मिलता है। सबसे पहली मेरी पोस्टिंग खंडेला में थी। मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें, अब 5 मिनट का टाइम दिया लेकिन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँ। खंडेला में वहाँ कोई अधिकारी दूसरा नहीं था, मेरे अलावा एक डॉक्टर थे सिर्फ। तो मैं शाम को डॉक्टर के पास जाके बैठ जाता था। खंडेला कस्बे की आबादी में करीब 50% मुस्लिम वहाँ पे हैं। उसके पेशेंट्स 90% मुस्लिम हुआ करते थे। और जब फैमिली प्लानिंग के कैंप में कहीं जाते, हीमोग्लोबिन जब टेस्ट किया जाता तो मुस्लिम महिला का हीमोग्लोबिन मिलता था 6-7, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता था। और दूसरी कम्युनिटी की जो हमारी बहनें होती उनका हीमोग्लोबिन 13-14 और कहीं मेडिकल में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी चीज़ आप उनसे करवा लें वो कर लेती थी। और इनवेरिएबली जो मुस्लिम महिला हैं उनके एक बच्चा गोदी में है, एक पेट में है, 3-4 वो घर में छोड़ के आई हैं। मैं खराब बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ जो एजुकेशन की कमी की वजह से जिंदगी में जो खराबियाँ आ जाती हैं उनका किस तरह असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, पूरे समाज में पड़ता है और देश को पीछे रखने में भी हमारा एक योगदान उसमें हो जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं करीब 2-3 साल पहले डायरेक्टर था माइनॉरिटी विभाग का राजस्थान सरकार में, और जब आप माइनॉरिटी रिलेटेड डेटाज को देखेंगे तो सब जगह एक ही बात आती है कि हम पूरे देश में 15% हैं और राजस्थान में 9% हैं, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन कहीं भी 1% से ज़्यादा नहीं है। इसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। जो भी काम करते हैं पुअर क्वालिटी के साथ करते हैं। मैं करीब 15-16 साल अजमेर में टोटल रह लिया हूँ
और वहाँ के जब एजुकेशनल इदारों की बात आती है, मुसलमानों के अलावा सबके इदारे इतने तगड़े हैं, इस स्टैंडर्ड के हैं कि पूरी दुनिया के बच्चे वहाँ आगे पढ़ते हैं। और हमारा पूरे राजस्थान में एक भी इदारा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे बच्चे भी जाना पसंद करें, दूसरी कौम के बच्चों की तो बात छोड़िए। इस इदारे को देखने के बाद थोड़ी ये उम्मीद जगती है कि हमने कम से कम एक बेदारी आई है, सोच के लेवल पे हम लोगों ने सोचना शुरू किया है कि एजुकेशन के बिना हम जहां पहुंच गए हैं उससे और नीचे ही नीचे जाएंगे, उससे आगे जाने की और कोई पॉसिबिलिटी हमारे लिए नहीं बची है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ कौम के जो रहबरान यहाँ बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मुझसे बहुत से लोग, जब मैं डायरेक्टर था माइंड डिपार्टमेंट में, बात करते थे कि माइनॉरिटी में ये है वो है, सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बातें हैं कई, लेकिन सामाजिक लीडरशिप नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप तो है लेकिन सामाजिक नेतृत्व हमारी कौम में कहीं नजर नहीं आता जो समाज को डायरेक्शन दे सके, डिसीजन ले सके, उनको इम्प्लीमेंट करा सके। और ये एजुकेशन के फील्ड में सबसे बखूबी बहुत अच्छी तरह से नजर आती है। पूरे राजस्थान में निजाम भाई बैठे हैं, हमारा जयपुर में एक मुस्लिम स्कूल है, वो क्या था और क्या हो गया है, उसकी क्या हालत है। अजमेर से नसीम बहन बैठी हैं, मैं भी अजमेर में काफी दिनों से रह रहा हूँ। तो आगे ले जाने वाली एकमात्र चीज वो है तालीम, और उसको हमने नेग्लेक्ट करके सबसे पीछे छोड़ रखा है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत तकलीफ होती है। जिस तरह से हम लोगों ने ये मान लिया है कि हम इसी लायक हैं कि हम सबसे पीछे रहें, जलील होते रहें, तो ये बात ऐसी नहीं है कि इसको मान के हम बैठ जाएं और यही कोई सत्य हो गया हो। हम कोशिश करेंगे। मैं खुद नुआ गांव में पैदा हुआ था, नुआ के स्कूल में पूरी हायर सेकेंडरी नुआ के स्कूल से की, नवलगढ़ के कॉलेज से मैंने कॉलेज किया, और यहाँ बच्चे अच्छी खासी उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। हमने कभी पढ़ते टाइम कॉलेज तक हिंदी भी नहीं बोली, लेकिन एक लगन थी और ये था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपके सामने वही गांव की एजुकेशन लेके एक IAS अफसर के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कहीं कोई लिमिट नहीं है प्रोग्रेस करने की। झुंझुनू जिला जिसने पूरे राजस्थान को दिशा दिखाई है, उसमें भी मुस्लिम्स का हाल वही है जो बाकी जगह मुसलमानों का हाल है। तो मैं यहाँ जितने मौजूद हजरात बैठे हैं सबसे गुजारिश करूँगा, पिलानी में जो बिरला का स्कूल चल सकता है, पूरी दुनिया के लोग जहाँ आ सकते हैं, तो मुसलमानों का एक भी इदारा पूरे जिले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता जहां कम से कम राजस्थान के मुस्लिम बच्चे तो आना पसंद करें। मैं इस स्कूल में इसीलिए आने के लिए उत्साहित था, उत्सुक था कि यहाँ की बच्चियों को मैंने उस प्रोग्राम में देखा था, यहाँ के असातिज़ा को भी देखा था, और मुझे लगा ये कोई हटके यहाँ से कोई काम होने की शुरुआत हुई है, और वाकई ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट को, टीचर्स को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और जो इंतजामिया कमेटी जिस तंजीम ने स्कूल को इस्टेब्लिश किया है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन साथ में ये भी इल्तिजा उनसे करना चाहूँगा कि यहीं पे नहीं रुकें। ये तो एक शुरुआत है, आप इस इदारे को आगे से आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छी काम आप कर रहे हैं, बहुत गुंजाइश इसमें है। मैं आयोजकों का, मेरे सभी खैर ख्वाहों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, आप लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। मैं यही दुआ करता हूँ कि इदारा दिन दुनी रात दुनी प्रोग्रेस करता रहे और हमारे बच्चे भी मैन स्ट्रीम में आके समाज की, देश की सेवा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। नब्बे अंदाज में बात करते हैं, अपनी बात मुख्तसर अंदाज में पेश करने जा रहे हैं जनाब हाजी साहब। आज के जलसे के सदर, अभी मुस्तसर टाइम का ऐलान किया गया, वहां से ये समय तो मुस्तकर का नहीं था। अपन आपकी बात को मैं तवज्जो देते हुए, मानते हुए कुछ बातें बोलूंगा। 5 मिनट माता बहने बैठ जाएंगे आप। मेरे इस जलसे के मौजूद मेहमान जो आए हुए हैं, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माता और बहनें और मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, मैं सबसे पहले उनको इस स्कूल के कारकुन, जो चलाने वाले, जो इस स्कूल में मदद करने वाले,
और इस स्कूल में शिक्षा देने वाले टीचर को सबसे ज्यादा मेरी दिल की गहराई से मेरे पास कोई से अल्फाज ऐसे नहीं है जो मैं उनका कौन से अल्फाजों से शुक्रिया अदा करूं। क्योंकि ये कौम, मैंने 5 साल पहले यहाँ आया था, उस टाइम ये स्कूल 5वीं के अंदर थी, 5वीं के अंदर। उसके बाद नसीम अख्तर साहब हमारी मिनिस्टर एजुकेशन, वो भी मेरे साथ थी। यहाँ के लोगों ने बोला ये स्कूल 8वीं होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, वो भी हुई। पर यहाँ ही नहीं रुकना है, आपको बहुत कुछ करना है। मैं आपका आज इस जलसन के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आंखों में आंसू आते हैं, 15 साल से मैं भीख मांगता फिरता हूँ, धूल झोंकता फिरता हूँ कि आप तालीम करवाइए। आज मेरा सारा दुख दर्द यहाँ भूल गया हूँ, क्योंकि हमारे कई साथी बंबई पे बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ अलग समाज के भी काफी लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम उनके साथ बैठते थे तो हमें क्या कहते थे कि मानवटी अनपढ़ है, अनपढ़, तालीम नहीं है इसके अंदर। वाकई सही बात थी, हकीकत थी, हकीकत को छुपा नहीं सकता कोई। क्योंकि जब 5%, 10% जब तालीम याफ्ता होते हैं तो उसको तालीम याफ्ता नहीं माना जाता। ये दामन का दाग था हमारे ऊपर। मैं आज इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारा दामन का दाग अब धुलने जा रहा है। आज इस प्रोग्राम को देख के इतना गदगद हो गया, मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया। क्योंकि भाई आपको मालूम है क्या, हमारे अभी मौलवी साहब कर रहे थे, मौलाना साहब कर रहे थे। मौलाना साहब, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा था तालीम हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़ेगा, तालीम करने। मगर ये कौम नहीं सुनी, अनदेखा कर दिया। 1400 साल बहुत लंबे हो गए। उसके बाद 67 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, फिर भी ये कौम नहीं समझी। क्या कहा था? 3 बातें कही थी लास्ट के अंदर, जब हिंदुस्तान कानून बनाने के बाद लास्ट स्पीच दे रहे थे वो। उन्होंने कहा था जो कौम 3 बातों को मानेगी वो कौम आगे बढ़ेगी। उस कौम को कामयाबी कदम छुएगी। तो कौन कौन सी बातें थी? सबसे पहले बात थी शिक्षा, उसके बाद संगठन। संगठन समझ रहे थे आप सब साथ में बैठे, समझ रहे? उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, जो कौम संघर्ष करेगी वो कौम आगे बढ़ेगी। उस कौम की कामयाबी कदम छुएगी। मगर हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, मेरे साथ भी की। यदि मुझे आज आंसू आते हैं मुझे मेरे आंख में, कि यदि मेरे माँ बाप मुझे कॉलेज भेजते तो क्या मालूम खुदा जाने में क्या करता। कॉलेज गया हुआ नहीं हूं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? समझ रहे हो? उसके बाद हम जब अभी मोहतरमा साहब बैठी है यहाँ, टांग वो मदरसा बोर्ड की आमसी है, वो आमसी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, हाकिम लाल बत्ती गाड़ी उनको हाकिम है, हाकिम। उनको कहना चाहता हूं कि आप हाकिम बने ना, उस हाकिम के कलम चलाना। मैं कहना चाहता हूं 3472 मदरसा रजिस्ट्रेशन है राजस्थान के अंदर, और उस मदरसाओं को
5वीं तक का परमिशन था, 5वीं तक का। हमने सरकार से जिद्दोजहद की, बात की, बातें उठाई, आज उस मदरसों को 8वीं का परमिशन दिलाया, 8वीं का परमिशन दिलाया। मैं इनसे मांग करना चाहता हूं कि आप इस 3,472 मदरसा के साथ, अब तो ज्यादा भी हो गए होंगे, 4,000 के करीब चले गए होंगे, उन मदरसाओं को आप 10वीं का परमिशन दिलाइए। हम नई सरकार से बिल्डिंगें मांगते हैं, ना हम सरकार से टीचर मांगते हैं, अरे खाली परमिशन ही मांगते हैं, वो तो दे दो। नहीं चलेगा, तुम तो मेरे हिसाब से बोलूंगा। डॉक्टर साहब से अभी मैं सुन रहा था कुरैश कौम, मैं आजी साहब से गुजारिश करूंगा निहायती अदब के साथ आजी साहब से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, अजान होने वाली भी है। आजी साहब, मैं निहायती अदब के साथ गुजारिश करूंगा, 2-4 बातें तो बोलूंगा भैया। आजी साहब प्लीज। मैंने अभी स्टेज से सुना कुरैश कौम, मैं भी जानता हूं, मैं यहाँ का भांजा हूँ। कितने मोहल्ले हैं यहाँ? फतेहपुरिया मोहल्ला, बड़ा मोहल्ला, मैं नहीं जानता बड़ा मोहल्ला, फतेहपुरिया मोहल्ला, मैं कुरैश कौम जानता हूँ। कुरैश कौम एक परिवार है, मेरा घर है, घर घर घर। और इस कुरैश कौम को भूलना नहीं चाहिए कि आम मुसलमान माइनॉरिटी वो हमारा परिवार है, हमको उनको भी साथ लेकर चलना है, उनका भी साथ देना है, उनका भी ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर उपस्थित मेरे साथ जितने भी गणमान्य हैं, सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित हमारे सुदेश अलावत साहब, चेयरमैन नगर परिषद झुंझुनू, मेरे साथ उपस्थित मेरे सीनियर्स जिनमें सबसे आगे हैं हमारी एक्स मिनिस्टर नसीम अख्तर साहब, मेरे बुजुर्ग बड़े जोशीले अंदाज में हमेशा मुझे डांटना और मुझे संयम से रहना जिन्होंने सिखाया, ऐसे हमारे हाजी मकबूल साहब जो हमेशा एक पिता की भूमिका अदा करते हैं और उनको ना इत्तेफाकी रहती है कि बेटी उनसे अलग हो गई, तो मैं मन से कहती हूँ बेटियां तो हमेशा पिता को छोड़ के ही जाती हैं। हमारे बीच में मौजूद हमारे निजाम साहब, हमारे सामने हमेशा शिक्षा के प्रति अपना योगदान देने वाले हमारे झुंझुनू जिले के डीओ साहब, यहाँ से चले गए हमारे आईएएस महोदय, और जितने भी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं जानती हूँ और नहीं जानती हूँ, मेरे समाज के सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान, मेरे समीप बैठी हुई मेरी बहनें, मेरे सामने बैठी हुई मेरे स्कूल की बच्चियां और इस तमाम स्टाफ को और यहाँ के प्रिंसिपल को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना काबिल तारीफ ये प्रोग्राम, और जो मुझे लगता है कि आज तक कम से कम मैंने तो अपनी उम्र में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये फोकस किया जाए कि हमारी दीनी तालीम में भी एक मॉडर्न एजुकेशन झलकती है, जहाँ पर यह बताया जाए कि अरेबिक सिस्टम में भी हम उसको वेस्टर्न बना सकते हैं, जहाँ पर यह बता जाए कि हमारे बच्चे भी इतने हमारे बड़े अब्दुल कलाम आजाद साहब का एक प्ले इस अंदाज से पेश कर सकते हैं, जहाँ पर ऐसा बताया जाए कि हमारी बच्चियां भी वेल ड्रेस्ड होकर और इमोशंस के साथ, वेल कॉन्फिडेंट के साथ
और यहाँ पर इंग्लिश में जैसा कि हमें हमेशा महसूस होता है, हम हमेशा मंच से हमारे समाज की बुराई करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं आप लोगों से सबसे इंतजार करती हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे कि सब बुजुर्ग बैठे हैं कि कम से कम आज और अभी से ये हम शपथ लें कि कम से कम हम स्टेज से हमारे परिवार की, हमारे समाज की बुराई ना करें, क्योंकि बुराइयां बहुत हो चुकी। अब वक्त है उस पर अमल करने का और उसके साथ चलने का सभी लोगों ने, क्योंकि आज हम उस स्टैंड पे खड़े हैं जब बुजुर्गों ने हमें एक ऐसी जमीन दी है, ऐसी नींव दी है बनाकर, हमें तो सिर्फ उसमें पानी डालना है और उस पेड़ को मजबूत करना है। इसमें किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का रोल नहीं है। मैं आप लोगों सबसे ये दुआ की अरदास करती हूँ और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि पार्टी लेवल से ऊपर उठकर समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए ये कुरैशीपन, ये जितने भी अलग अलग समाज हमने बांट रखे हैं, उन सबको छोड़कर अगर हम मुसलमान के लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है हम कामयाब होंगे। और आने वाली हमारी नस्लें जो है, हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो सिर्फ एक ही नाम पे जिंदा रहेंगी कि हम मुसलमान हैं। और मैं बधाई देती हूँ इस शेखावाटी बेल्ट को, जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि हम मदरसों से निकलने वाले बच्चे आज उन बच्चों से आगे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर की पुकार करते हैं। मैं हाजी साहब को बताना चाहूंगी कि जैसा कि आपने मुझसे निवेदन किया कि हमने मिडिल से उसको सेकेंडरी तक, आपने मिडिल किया प्राइमरी तक, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे जितने भी उलेमा हैं, जब मैंने पद संभाला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बात का विजन दिया, मुझे इस बात के लिए बाहर निकाला कि बच्चे, मैंने तुम्हें इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम लड़की को ये दायित्व दिया है, इन सब राजनीतिक चीजों से ऊपर उठ के, कि क्या पता जहाँ पर पुरुष नहीं पहुँच पाए, जिन मदरसों में बैठ के पुरुषों को वहाँ इजाजत नहीं होती, वहाँ तुम जैसी बच्ची जाकर वहाँ बात कर सकती है, उन बच्चियों से मिल सकती है, उनकी तकलीफें दूर कर सकती है। तो उन चीजों को हम कैसे सरल और सुखद बनाए, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, सभी बुजुर्गवान को, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सभी उलेमाओं से ये दरखास्त करती हूँ इस मंच से कि आप लोग मेरे पास अपने विचार लाएं, या मुझे आप तक चल के आना है तो मैं उस बात को भी नकारा नहीं करती। मैं आपके पास हर कदम आऊंगी, लेकिन पुकारने की जरूरत है, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। तो इसलिए मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, हमारे सामने जो विजन आया वो विजन ये था कि जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, हमारे बुजुर्गों ने मदरसों की जो बिल्डिंग्स बना दी हैं, उसमें बच्चे भी इनरोलमेंट बहुत हद तक है, और जिनको मिडिल का भी दर्जा मिल चुका है, लेकिन उनका खोखलापन, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, उनमें स्टेशनरी की जरूरत अभी भी बिल्कुल भी जीरे के समान है। ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बात पर एक गाइडलाइंस बनाई, और इसी बजट में हमने सबसे पहले बिना किसी, मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी सवाल के, हमारी जो NRHM की स्कीम है कि हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात के आदेश दिए हैं कि जहां पर हमारी बच्चियां, जहां पर उनको अपनी सैनिटरी नैपकिन्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमारे हॉस्टल्स में जो मदरसे में बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराएं, उनको हेल्थ से जोड़ें, उनको फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराएं। हमारे मदरसों के अंदर एक खाज की, खुजली की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा है, ये एनालिसिस हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से, आप भी जागरूक हैं, और आपको जागरूक होने से ये देश जागरूक होगा, ये राजस्थान जागरूक होगा। हमारे पास पानी तो था लेकिन स्वच्छ नहीं था, तो हमने इस बात को डिसाइड किया, हमारे मंत्री महोदय के साथ बैठकर, सभी जितने भी हमारे बुजुर्ग थे वहाँ पे मौजूद, बहुत कम समय था, बहुत कुछ करना था, इसलिए हमने ये प्लान किया कि हम आने वाले इस अप्रैल मई में हमारे 100 से ज्यादा बच्चे जिस मदरसे में, जिसमें पानी की सुविधा है, वहाँ पे RO प्यूरिफायर वाटर देंगे, उसके साथ उनको टैंक देंगे ताकि वो बच्चे स्वच्छ पानी पी सके। मैं आप लोगों के बीच में इंतजार करती हूँ कि आप लोग, हमारे पास सभी तरह की स्टेशनरीज उपलब्ध है, हमारे पास सभी सुविधा है। आप कंप्यूटर की बात करते हैं, हमारी मुख्यमंत्री ने हमें आदेश दिए हैं कि आप हर जिले में कम से कम 2 जगह या 3 जगह ऐसा मॉडल मदरसा हो जहाँ पर स्मार्ट क्लास चालू हो, तो हम आने वाले समय में
कंप्यूटर नहीं, उसमें सभी चीज़ें होंगी, उसमें गेम्स के भी प्रोजेक्शन होंगे, उसमें वीडियोस भी दिखाई जाएंगे, उसमें हेल्थ के बारे में दिखाया जाएगा। एक ऐसा कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है जिसके लिए आपको बोर्ड की जरूरत नहीं होती। उसमें आप अगर दीवार पे भी चलाओगे तो उसमें आपको पिक्चर वही, चाहे वो सफेद दीवार हो चाहे वो ब्लैक दीवार हो। तो ये सुविधा हम आने वाले समय में अपने मदरसों में चालू करने की, आपने मुझे वक्त के लिए रोका है, मैं देने को तैयार हूँ, आप लेने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं अपने इसी भाषण को, मेरा ये भाषण आपके लिए महज भाषण नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बुजुर्ग पार्टी लेवल से ऊपर उठ के जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हमें इसको किस तरह से बांटना है, हमको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके सुझाव आप मुझे दें, ताकि हम जहाँ पर हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, बहुत संख्या में है, जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज है, एक बार हम उस पूरे ढांचे को कवर कर सके, ना कि हम एक एक दो चीजें देकर उसमें सिर्फ हम देने के मुताबिक कि हमें सिर्फ देनी है, देने के नाम पर हम उन चीजों को खराब करें। इसके बजाय हम एक जगह को, एक मदरसे को एस्टैब्लिश करें। तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और मुझे अपने घर की बच्ची समझें। मैं आप लोगों के दायित्व निभाने आई हूँ और आप सब बुजुर्गों को साथ लेके चलना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत महान सम्मान दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह को जो रोकना है उसमें आप सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हो। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सभी पुरुषों को, हमारे बुजुर्गों को। मैं ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ बेटियां ही नहीं, हम बहुओं को भी पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी, मैं भी बहू हूँ, मैंने जब ये मंच संभाला, जब ये पद संभाला तो मैंने बहू के रूप में संभाला। तो हमारा समाज बेटियों को नहीं, अलावत साहब बहुओं को पढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे बुजुर्ग उसकी परमिशन दे रहे हैं कि हम बुजुर्गों को नीचे बिठाकर और यहाँ पर बोल रहे हैं और वो फख्र से ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ स्टेज पे खड़ी हैं। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। मैं आपको बाल विवाह का एक छोटा सा हमारा मारवाड़ी गीत है, उससे मैं अंत करना चाहूंगी। छोटी सी उम्र, छोटी सी उम्र परिणाइयों बबोसा, काई करो थरो में कसूर। छोटी सी उम्र परिणाइयों बबोसा, काई करो थरो में कसूर। तेरा दीन तो लाड लड़ायो घड़ोरी, अब क्यों सा करो भाने दूर। भेजो तो भेजो, भेजो तो भेजो, बातों मर्जी है थारी, राखी पे बोला जो जी जरूर। जय हिंद। निहायत ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि प्लीज वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बात मुख्तसर कहें, 5 मिनट में अपनी बात अपने ख्यालात का इज़हार करें। अब मैं निहायत अदब के साथ मैं दावत दे रहा हूँ हमारे बीच हमारे मौजूद और इस स्कूल के बच्चियों को और मैनेजमेंट कमेटी के साथ में और स्टाफ के साथ में मेरे को काफ़ी कुछ बातें करनी है। बाहर से पूरे राजस्थान से अपने पास मेहमान आए हुए हैं। मेरा निवेदन ये है मंच संचालक बंधुओं से कि बाहर से आने वाले साथियों को मौका दिया जाए। मैं एक बार इस स्कूल में हाजिर होकर और मैं मेरे उद्गार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठी हुई छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, झुंझुनू और बाहर से आए हुए तमाम हजरात, इस स्कूल के टीचर्स, यहाँ का मैनेजमेंट, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट की कि उन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं इसी मोहल्ला मुगलान की बेटी हूँ, आप ही की तरह से झुंझुनू की बेटी हूँ और आप ही की तरह से मुस्लिम स्कूल मुफीद आम स्कूल से पढ़कर मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ।
मैं आप सभी बच्चियों से, उनकी वालिदैन से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को, अगर वो ज़हीन है, अगर वो 85% 90% लाती है, तो उन्हें आगे बढ़ाने का, आगे पढ़ने का मौका दें। और इस स्कूल के लिए मेरी ये दुआ है, तहे दिल से दुआ है कि ये जल्द ही 12th तक हो जाए और फिर ये कॉलेज बन जाए, और अगली बार मुझे आने का मौका मिले तो मैं कॉलेज के रूप में इस स्कूल को देखूं, और कॉलेज के लायक मेरे से कोई भी काम, कोई भी मैं अगर इस स्कूल के लिए कर सकी तो मैं फख्र महसूस करूंगी। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank the Almighty Allah who had made me what I am today. After that, I would like to thank my parents and all of you who had prayed me and given me your precious dua to accomplish my goal, which is to serve India and bring more honor to Rajasthan. I would like to thank the organizers of this program, Al-Madni Islamia Girls School Committee, for inviting me here to interact with all the future of India. I would like to call one small sister of mine. मैं एक मेरी छोटी सी बहन को बुलाना चाहूँगा। आज मुझे ये महसूस हुआ है कि झुंझुनू जो ज़िला है उसमें मुझसे ज़्यादा काबिलियत मेरी छोटी बहनों में है, और मैं यही इनाम इन लोगों को देना चाहूँगा। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं सिर्फ 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मुझे उस दिन एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पता चला जब मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देने के लिए इनवाइट किया। मेरे इंटरेक्शन के समय उनसे बातों के बीच मैंने एक प्रश्न किया। वो मेरा प्रश्न था कि सर, इन दिस वर्ल्ड वेयर रूल ऑफ माइट प्रिवेल्स, डू यू थिंक पेन इज माइटी देन अ स्वॉर्ड? इसका मतलब ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि एक कलम तलवार से तेज बोलती है? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं सर्वशाली कंट्री का प्रेसिडेंट होते हुए एक मीडिया के सामने तुम्हारी बातों का उत्तर दे रहा हूँ, वही मेरे सवाल का उत्तर है। एक छोटे से स्टूडेंट जो कि एजुकेशन से अमेरिका राष्ट्रपति से सवाल कर रहा है, वही मेरा उत्तर है। एक कलम हमेशा हमेशा सबकी ताकत से ऊपर होता है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एजुकेशन को ऐसे ही बढ़ाते चलिए और अपनी कलम की ताकत से पूरी दुनिया को जीत लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। अल-मदनी इस्लामिया गर्ल्स एंड सेकेंडरी स्कूल के एनुअल फंक्शन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मदरसा बोर्ड की बहुत ही ऊर्जावान और युवा चेयरमैन बहन मेहरुनिसा जी, आज के इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब, और मंच पर विराजमान निजाम कुरैशी जी, प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी, और पुरुष हमारे बीच पधारे जिनका ओजस्वी भाषण भी हमने भी सुना, जनाब हाजी मकबूल मंडेलिया जी, और थोड़ी देर पहले जिनका भाषण हमने सुना था और जो हमारे जिले के एक छोटे से गांव नुआ से निकल के एक IAS अधिकारी बने हैं, जनाब अशफाक हुसैन जी, और झुंझुनू जिले के शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ आने के बाद में नया आयाम देने वाले हमारे जिला के जिला शिक्षा अधिकारी इजार अहमद साहब, शकील अहमद जी, और सुल्ताना के हमारे पूर्व सरपंच साहब, समाज के कुछ प्रबुद्ध नागरिकगण, होकर साहब, रियाज फारूक जी, कुरैशी जी, सफी जी, सदीक जी, शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, और मोहल्ला काजीवाड़ा से लेकर पिपली चौक तक मुस्लिम समाज के सभी
मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें और मंच के सामने विराजमान बहुत ही प्यारी प्यारी फूल सी छोटी बेटियां। जैसा कि मित्रों आप सब जानते हैं, झुंझुनू जिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही अग्रणी जिला है और इस शिक्षा के क्षेत्र में अल-मदनी इस्लामिक स्कूल ने एक बहुत ही अल्प समय में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है, जो कि मैं भी पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा रहा हूं। जैसा कि मौलाना जी भी बता रहे थे कि जब मेरे स्कूल में एक उर्दू के अध्यापक की आवश्यकता थी तो मुझे ठीक से याद है 2003 में मैंने आपसे एक निवेदन किया था और उस टीचर का नाम भी मुझे ठीक से याद है, नजरे इमाम जी, जो पिछले 12 साल से लगातार मेरे पास अभी तक भी कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी छोटी छोटी बच्चियों ने और बहुत ही शानदार कार्यक्रम की जो प्रस्तुति यहाँ पे देखने को मिली, मुझे लग रहा था कि एक छोटा सा स्कूल जो मात्र 100 बच्चियों से 200 बच्चियों से प्रारंभ होकर जहां आज 1100 बेटियां अपना अध्ययन कर रही हैं, वो इस स्तर का कार्यक्रम दे सकते हैं क्या? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को, जिन्होंने इतने शानदार प्रिपरेशन के साथ में इतनी अच्छी प्रस्तुति इन बच्चों के माध्यम से देखने को मिली। मुझे लग रहा था कि मुंबई या दिल्ली के कोई प्रोफेशनल कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे होंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि एक थीम को लेकर, चाहे वो बेटी बचाने की हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब की एक संघर्ष भरे जीवन की सफलता की गाथा हो, एक थीम को लेकर के आपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति। मित्रों, बड़ी विडंबना की बात है कि आजादी के 67 साल बाद भी आज हमें इस थीम को लेकर एक प्ले रोल करने की आवश्यकता पड़ रही है। हमें हर बात के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे वो बेटी बचाओ अभियान की बात हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, चाहे तंबाकू छुड़ाओ अभियान की बात हो। बड़ी विडंबना की बात है क्या आज से पहले हमारे साथियों में, लोगों में जागरूकता नहीं आई। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ये अभियान हमारे जिले के लिए, हमारे देश के लिए एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुके हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ, मेरे निशा जी, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछले दिनों जब झुंझुनू जिले में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई तो न केवल 2.5 लाख लोगों ने एक साथ जिला स्टेडियम में शपथ लेकर के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि उसके उत्कृष्ट परिणाम हमें देखने को मिले। जहां झुंझुनू जिले में 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों के ऊपर मात्र 827 महिलाएं थी। आज फरवरी 2016 का महीना आते आते हमारे झुंझुनू जिले में आपको जानकर खुशी होगी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 958 महिलाओं की संख्या पहुंच गई। आज एक बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली। समय कितना है? पर्ची मत भेजना। सम्मानित मंच एवं मंचस्थ मेरे सभी बुजुर्ग साथीगण, यहाँ पर इस पंडाल में विराजमान इस शेखावाटी धरा की सभी विभूत हस्तियाँ, प्यारे बच्चों और इन बच्चों की देखभाल करने वाली 2 कैटेगरी, एक इस विद्यालय की शिक्षिकाएं और एक माताओं और बहनों, आपका ये प्रोग्राम देख करके और इन छोटी छोटी बच्चियों को तैयार करने के लिए इनके पीछे माताओं का घर का हाथ है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि इन शिक्षिकाओं का इसमें ज्यादा रोल है। इसलिए पूरा झुंझुनू यहाँ पर बैठा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस विद्यालय की शिक्षिकाओं के लिए एक बार तालियां बजा दी जाए। पिछली बार मुझे झुंझुनू में इसी
इस स्थान पर आने का मौका मिला था, मैंने बच्चों से बात की थी। अपने होनहार छात्र छात्राओं से बात करते हुए मैंने अपनी बात रखी थी और मैंने कहा था कि पढ़ाई का एक करें, याद करने का अभ्यास करें और दूसरों के साथ शेयर करने का अभ्यास करें। लेकिन चूंकि ये अल मदनी विद्यालय जिसको कि पिछली बार में आया था लगाने के लिए, ये जो सफेद पोष परियां बेटी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको तालियों से नवाजा जाए। यहाँ पर व्यवस्थाओं की वजह से शायद जिनको मैं अपनी बात पहुंचाने जा रहा था वो थोड़ी सी व्यवस्थागत नीति के कारण मशगूल हैं। अगर प्रशासनिक और राजनीतिक मंच मेरी बात को सुन रहा है, इस कौम कुरैशियान के रहबर अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये मंजिल नहीं है, ये मंजिल प्राप्त करने का आगाज है, ये बढ़ता रहे, बढ़ता नहीं है। मेरे समाज के जो रहबर हैं उनसे मैं एक बात कहने के लिए डीडवाना से चल के आया हूं कि जब यह कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी कंपटीशन की इस कंपटीशन के समय से गुजर रहा है, तो क्यों नहीं हमारी बच्चियों को भी 10th से कंपटीशन के चाहता हूं कि जब आरक्षण की बात चली निकली है, तो मेरे हिसाब से हमारे कुरैश कौम को जो दर्जा रहबर हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी सलाहियत दे कि खरबूजे को खरबूजा और चाकू को चाकू कहना सीख जाए। बहरहाल मैं समय अभाव के कारण अभी आपसे माफी चाहता हूं। मेरे जो है वो अभी और भी वक्ता जो हैं वो अपनी बात रखेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। 5,000 रुपये दिए हैं, सलीम बाबा ने 500 रुपये दिए हैं, आमीन खां चौकदार ने 200 रुपये, हाफिज तिलावत साहब ने हाफिज मैसर साहब ने 200 रुपये, शंकर लाल शर्मा ने 1100 रुपये, असगर सनफ अहमद नौल वालों ने 11,000 रुपये, मोहम्मद अली हाजी नथू खोकर साहब ने 11,000 रुपये, यासीन सब्जी फरोश ने 2100 रुपये, जनाब मोहम्मद हुसैन काजीवाड़ा ने 500 रुपये दिए बच्चियों के लिए। अब मैं आपके सामने स्कूल आजा के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश करूंगा कि आए हुए मेहमानान का शुक्रिया अदा करेंगे। मैं जो मेहमान हमारे जा चुके हैं, वक्त की काफी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मुबारकबाद।